नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी मिलाप। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाला ज्ञानचंद बैठे हुए हिसाब किताब जांच रहे थे कि उनके सुपुत्र बाबू नानक चंद आए और बोले, दादा अब यहाँ पड़े पड़े जी उकता गया। आपकी आज्ञा हो तो मैं शहर को निकल जाऊँ, 2-1 महीने में लौट आऊँगा। नानक चंद बहुत सुशील और नवयुवक था। रंग पीला, आँखों के गिर्द हल्के स्याह धब्बे, कंधे झुके हुए। ध्यानचंद ने उसकी तरफ तीखी निगाह से देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोले, क्यों, क्या यहाँ तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्प है? हाँ है। ज्ञानचंद ने बेटे को सीधे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की थी, मगर सफल न हुए। उनकी डांट फटकार और समझाना बुझाना बेकार हुआ। उसकी संगति अच्छी न थी, पीने पिलाने और रंग रग में डूबा रहता था। उन्हें यह नया प्रस्ताव क्यों पसंद आने लगा, लेकिन नानक चंद उसके भाव से परिचित था। बेधड़क बोला, अब यहाँ जी नहीं लगता। कश्मीर की बहुत तारीफ सुनी है, अब वहीं जाने की सोचता हूँ। ध्यानचंद, बेहतर है, तशरीफ ले जाइए। नानक चंद हंसकर रुपए को दिलवाए। ज्ञानचंद, ऐसी फिजूल बातों का मुझसे जिक्र न किया करो, मैं तुमको बार बार समझा चुका हूँ। नानक चंद ने हट करना शुरू किया और बूढ़े लाला इनकार करते रहे। यहाँ तक कि नानक चंद झुंझला कर बोला, अच्छा कुछ मत दीजिए, मैं यूं ही चला जाऊँगा। नानक चंद ने कलेजा मजबूत करके कहा, बेशक तुम ऐसे ही हिम्मतवर हो, वहाँ भी तुम्हारे भाई बंद बैठे हुए हैं ना। नानक चंद, मुझे किसी की परवाह नहीं, आपका रुपया आपको मुबारक रहे। नानक चंद की यह चाल कभी नहीं पड़ती थी। अकेला लड़का था। बूढ़े लाला साहब ढीले पड़ गए। रुपया दिया, खुशामद की और उसी दिन नानक चंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हुआ। मगर नानक चंद यहाँ से अकेला न चला। उसकी प्रेम की बातें आज सफल हो गई थी। पड़ोस में बाबू रामदास रहते थे। बेचारे सीधे साधे आदमी थे। सुबह दफ्तर जाते और शाम को आते, और इस बीच नानक चंद अपने कोठे पर बैठा हुआ उनकी बेवा लड़की से मोहब्बत की इशारे किया करता। यहाँ तक कि भागी ललिता उसके जाल में आनन फानन फंस गई। उसके मंसूबे हुए। आधी रात का वक्त था। ललिता एक साड़ी पहने अपनी चारपाई पर करवटें बदल रही थी। जेवरों को उतार कर उसने एक संदूकची में रख दिया था। उसके दिल में इस वक्त तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे और कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। मगर चाहे और कुछ न हो, नानक चंद की तरफ से उसे बेवफाई का जरा भी गुमान न था। जवानी की सबसे बड़ी नेमत मोहब्बत है, और नेमत को पाकर ललिता अपने को खुश नसीब समझ रही थी। रामदास बेसुध सो रहे थे। इतने में कुंडी खटकी। ललिता चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने जेवर का संदूकची उठा लिया, एक बार इधर उधर हसरत भरी निगाहों से देखा और दबे पांव चौंक चौंक कर कदम उठाती हुई दहलीज में आई और कुंडी खोल दी। नानक चंद ने उसे गले से लगा लिया। बग्गी तैयार थी। दोनों उस पर जा बैठे। सुबह को बाबू रामदास उठे। ललिता न दिखाई दी। घबराए। सारा घर छान मारा, कुछ पता न चला। बाहर की कुंडी खुली देखी, बग्गी के निशान नजर आए। सर पीट कर बैठ गए। मगर अपने दिल का दर्द किससे कहते। हंसी और बदनामी का डर जबान पर मोहर लगा दिया। महसूर किया कि वह अपने ननिहाल गई है। मगर लाला ज्ञानचंद सुनते ही भाप गए कि कश्मीर की सैर के कुछ और ही माने थे। धीरे धीरे यह बात सारे मोहल्ले में फैल गई, यहाँ तक कि बाबू रामदास ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। मोह की सरगर्मियाँ नतीजे की तरफ से बिल्कुल बेखबर होती है। नानक चंद जिस वक्त बग्गी में ललित के साथ बैठा तो उसे इसके सिवाय और कोई ख्याल नहीं था कि एक युवती मेरे बगल में बैठी है जिसके दिल का मैं मालिक हूँ। उसी धुन में वह मस्त था। बदनामी का डर, कानून का खटका, जीविका के साधन, उन समस्याओं पर विचार करने की उसे उस वक्त फुर्सत न थी। हाँ, उसने कश्मीर का इरादा छोड़ दिया। कलकत्ते जा पहुँचा। किफ़ायत आसारी का सबक ना पड़ा था। जो कुछ जमा जत्था थी 2 महीनों में खर्च हो गई। ललिता के गहनों पर नौबत आई,
लेकिन नानक चंद में इतनी शराफत बाकी थी। दिल मजबूत करके बाप को खत लिखा, मोहब्बत को गालियाँ दी और विश्वास दिलाया कि अब आपके पैर चूमने के लिए जो बेकरार हैं, कुछ खर्च भेजिए। लाला साहब ने खत पढ़ा, तस्कीन हो गई कि चलो जिंदा है, खैरियत से है। धूमधाम से सत्यनारायण की कथा सुनी, रुपए रवाना कर दिया। लेकिन जवाब में लिखा, खैर जो कुछ तुम्हारी किस्मत में था वह हुआ। अभी इधर आने का इरादा मत करो, बहुत बदनाम हो रहे हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी बिरादरी से नाता तोड़ना पड़ेगा। इस तूफान को उतर जाने दो, तुम्हें खर्च की तकलीफ ना होगी। मगर इस औरत की बाह पकड़ी है तो उसका निवाह करना, उसे अपने ब्याहता स्त्री समझो। नानक चंद दिल पर से चिंता का बोझ उतर गया। बनारस से माहवार वजीफा में आने लगा। इधर ललिता की कोशिश ने भी कुछ दिल को खींचा और वो शराब की लत न टूटी और हफ्ते में 2 दिन जरूर थिएटर देखने जाता। तो भी तबीयत में स्थिरता और कुछ संयम आ चला था। इस तरह कलकत्ते में उसने 3 साल काटे। इसी बीच एक प्यारी लड़की के बाप बनने का सौभाग्य हुआ, जिसका नाम उसने कमला रखा। तीसरा साल गुजरा कि नानक चंद के उस शांतिमय जीवन में हलचल पैदा हुई। लाला ज्ञानचंद का वह साल था जो हिंदुस्तानी रईसों की प्राकृतिक आयु है। उनका स्वर्गवास हो गया और ज्यों ही यह खबर नानक चंद को मिली, वह ललिता के पास जाकर चीखें मार मार कर रोने लगा। जिंदगी के नए नए मसले अब उसके सामने आए। इस 3 साल की संभली हुई जिंदगी ने उसके दिल सहदेव और नशेबाजी का ख्याल बहुत कुछ दूर कर दिए थे। उसे अब यह फिक्र सवार हुई कि चलकर बनारस में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम करना चाहिए, वरना सारा कारोबार में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम करना चाहिए, वरना सारा कारोबार धूल में मिल जाएगा। लेकिन ललिता को क्या करूं? अगर इसे लिए चलता हूं तो न साल की पुरानी घटनाएं ताज़ी हो जाएगी और फिर एक हलचल पैदा होगी जो मुझे हुकाम और हम जो जलील कर देगी। इसके अलावा उसे अब कानूनी औलाद की ज़रूरत भी नज़र आने लगी। या हो सकता है कि वह ललिता को अपनी ब्याहता स्त्री मशहूर कर देता, लेकिन इस आम ख्याल को दूर करना संभव था। उसने उसे भगाया है। ललिता से नानक चंद को अब वह मोहब्बत न थी जिसमें दर्द होता और बेचैनी होती। अब वह एक साधारण पति था जो गले में पड़े हुए ढोल को पीटना ही अपना धर्म समझता है, जिसे बीवी की मोहब्बत उसी वक्त याद आती जब वह बीमार होता है। इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। अगर जिंदगियों में नई नई उमंगों से उसे उस्काना शुरू किया, मंसूबे पैदा होने लगे जिनके बदौलत और बड़े लोगों के मेलजोल से संबंध है। मानव भावनाओं की यही साधारण दशा है। नानक चंद अब मजबूत इरादों के साथ सोचने लगा, यहाँ मैं क्यों कर हूँ? अगर इजाज़त लिए जाता हूँ तो 2-4 दिन में सारा पर्दाफाश हो जाएगा। अगर हीला किए जाता हूँ तो आज के तीसरे दिन ललिता बनारस में मेरे सर पर सवार होगी। कोई ऐसी तरकीब निकालूं कि इन संभावनाओं से मुक्ति मिले। सोचते सोचते उसे आखिर एक तदबीर सूझी। वह एक दिन शाम को दरिया की सैर का बहाना करके चला और रात को घर पर न आया। दूसरे दिन सुबह को एक चौकीदार ललिता के पास आया और उसे थाने में ले गया। ललिता हैरान थी कि क्या माजरा है। दिल में तरह तरह की दुश्चिंताएं पैदा हो रही थी। वहां जाकर जो कैफियत देखी तो दुनिया की आंखों में अंधेरी हो गई। नानक चंद के कपड़े खून में तरबतर पड़े थे। उसकी वही सुनहरी घड़ी, वही खूबसूरत छतरी, वही रेशमी, सब वहाँ मौजूद था। जेब में उसके नाम के छपे हुए कार्ड थे। कोई संदेह न रहा कि नानक चंद को किसी ने कत्ल कर डाला। 2-3 हफ्ते तक थाने में तहकीकात होती रही और आखिरकार खूनी का पता चल गया। पुलिस के अफसरों को बड़े बड़े इनाम मिले। इसको जासूसी का एक बड़ा आश्चर्य समझा गया। खूनी ने प्रेम की प्रतिद्वंदिता के जोश में यह काम किया, मगर इधर तो गरीब बेगुनाह खूनी सूली पर चढ़ा हुआ था और वहाँ बनारस में नानक चंद की शादी रचाई जा रही थी। लाला नानक चंद की शादी एक रईस घराने में हुई
और तब धीरे धीरे वही पुराने उठने बैठने वाले आने शुरू हुए। फिर वही मजलिस जमी और फिर वही सागर और मीना के दौर चलने लगे। संयम का कमजोर रहा इन विषय वासना के बटमा और को रोक ना सका। अब इस पीने पिलाने में कुछ पर्दा रखा जाता है और ऊपर से थोड़ी सी गंभीरता बनाए रखी जाती है। साल भर इसी बहार में गुजरी। नवेली बहू घर में कुढ़ कुढ़ कर मर गई। तपेदिक में उसने उसका काम तमाम कर दिया। तब फिर दूसरी शादी हुई, मगर इस स्त्री में नानक चंद की सौंदर्य प्रेमी आँखों के लिए कोई आकर्षण न था। इसका भी वही हाल हुआ। कभी बिना रोए कौर मुँह में नहीं दिया, ना कुछ किया, साल में ही चल बसी। अब तीसरी शादी हुई। यह औरत बहुत सुंदर थी, अच्छे आभूषणों से सुसज्जित। उसने नानक चंद के दिल में जगह कर ली। एक बच्चा भी पैदा हुआ और नानक चंद आनंदों से परिचित होने लगा। दुनिया के नाते रिश्ते अपनी तरफ खींचने लगे, मगर प्लेग के लिए ही सारे मंसूबे धूल में मिला दिए। पति प्राणा स्त्री मरी। 3 बरस का प्यारा लड़का हाथ से गया और दिल पर ऐसा दाग छोड़ गया जिसका कोई मरहम न था। उच्छृंखल भी चली गई। अय्यासी का भी खात्मा हुआ। दिल पर रंजो गम छा गया और तबीयत संसार से विरक्त हो गई। जीवन की दुर्घटनाओं में अक्सर बड़े महत्व के नैतिक पहलू छिपा हुआ करते हैं। नानक चंद के दिल में मरे हुए इंसान को भी जगा दिया। जब वह निराशा के यातनापूर्ण अकेलेपन में पड़ा हुआ इन घटनाओं को याद करता तो उसका दिल रोने लगता और ऐसा मालूम होता कि ईश्वर ने मुझे मेरे पापों की सज़ा दी है। धीरे धीरे यह ख्याल उसके दिल में मजबूत हो गया। ओह, मैंने उस मासूम औरत पर कैसा जुल्म किया और कैसी बेरहमी की, यह उसका दंड है। यह सोचते सोचते ललिता की मायूस तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती और प्यारे मुखड़े वाली कमला अपने मरे हुए सौते भाई के साथ अपने तरफ प्यार से दौड़ती हुई दिखाई देती। इस लंबी अवधि में नानक चंद को ललिता की याद तो कई बार आई थी, मगर भोग विलास पीने पिलाने की उन कैफियतों ने कभी इस ख्याल को जमने नहीं दिया। सपना सा दिखाई देता और बिखर गया। मालूम नहीं दोनों मर गई या जिंदा है। अफसोस, ऐसी बेकसी की हालत में छोड़कर मैंने उनकी सुध तक नहीं ली। उस नेकनामी पर धिक्कार है जिसके लिए ऐसी निर्दयता की कीमत देनी पड़े। यह ख्याल उसके दिल पर बुरी तरह बैठा कि एक रोज़ वह कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। सुबह का वक्त था। वह कलकत्ते पहुंचा और अपने उसी पुराने घर को चला। सारा शहर कुछ हो गया था। बहुत तलाश के बाद उसे अपना पुराना घर नजर आया। उसके दिल में जोर की धड़कन होने लगी और भाव भावना में हलचल पैदा हो गई। उसने एक पड़ोसी से पूछा, इस मकान में कौन रहता है? बूढ़ा बंगाली था। बोला, हाँ, यह नहीं कह सकता कौन है कौन नहीं है। इतना बड़ा मुल्क में कौन किसको जानता है। हाँ, एक लड़की और उसकी बूढ़ी माँ, 2 औरतें रहती हैं। विधवा है, कपड़े की सिलाई करती है। जब से उसका आदमी मर गया तब से यही काम करके अपना पेट पालती है। इतने में दरवाज़ा खुला और एक 13-14 साल की सुंदर लड़की किताब लिए हुए बाहर निकली। नानक चंद पहचान गया कि यह कमला है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। बेअख्तियार जी चाहा कि उस लड़की को छाती से लगा ले। कुबेर की दौलत मिल गई। आवाज़ को संभाल कर बोला, बेटी, जाकर अपनी अम्मा से कह दो कि बनारस से एक आदमी आया है। लड़की अंदर चली गई और थोड़ी देर में ललिता दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर घूंघट था और सौंदर्य की ताजगी न थी, मगर आकर्षण था। नानक चंद ने उसे देखा और एक ठंडी सांस ली। पतिव्रत और धैर्य और निराशा की सजीव मूर्ति सामने खड़ी थी। उसने बहुत जोर लगाया मगर जब्त न हो सका। बरबस रोने लगा। ललिता ने घूंघट को ऊंचा कर उसे देखा और आश्चर्य के सागर में डूब गई। वह चित्र जो हृदय पट पर अंकित था और जो जीवन के अल्पकालीन आनंद की याद दिलाता रहता था, जो सपनों में आकर के कभी खुशी के गीत सुनाता और कभी रंज के तीर चुभाता था, इस वक्त सजीव सचल सामने खड़ा था। ललिता पर बेहोशी छा गई। कुछ वही हालत जो आदमी को सपने में होती है। वह व्यग्र होकर नानक चंद की तरफ बढ़ी और रोती हुई बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो।
मुझे भी ले चलो, अकेले किस पर छोड़ दिया है, मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता। ललिता किसी बात की जरा भी चेतना न थी कि वह उस व्यक्ति के सामने खड़ी है जो एक जमाना हुआ मर चुका है, वरना शायद वह चीख कर भागती हुई उस पर एक सपने की सी हालत छाई हुई थी। मगर जब नानक चंद ने उसे सीने से लगाकर कहा, ललिता अब तुम्हें अकेले ना रहना पड़ेगा, तुम्हें उनकी आंखों की पुतली बनाकर रखूँगा, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अब तक नरक में था, अब तुम्हारे साथ स्वर्ग को सुख भोगूंगा। ललिता चौंकी और छिटक कर अलग हटती हुई बोली, आंखों को यकीन आ गया मगर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे यह सपना न हो। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मिलाप। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, धन्यवाद।